हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम केवीएस पेडागोजी के अपने नेक्स्ट चैप्टर को करने वाले हैं और हमने यूनिट 1 को कवर कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर हमने लास्ट क्लास में जो हमारा यूनिट 2 का टॉपिक है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, ये हमारा यूनिट 2 का टॉपिक है। और जो भी मुझे इस टाइम पे पहली बार अगर देख रहा है तो थोड़ा सा मैं बताऊंगी यहाँ पे कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या हम चैप्टर्स को यहाँ पे बाय वन डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें केवीएस के, आपके केवीएस में जब आप बात करते हैं टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी, आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी इस टाइम पे कर रहे हैं तो ये आपका सेम सिलेबस है, बस आपका नंबर का फ़र्क होता है टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी के अंदर। तो हमने यहाँ पे यूनिट 1 कवर कर लिया है एंड दिस इज़ आवर यूनिट 2 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। इसके आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड ये हमारा टॉपिक है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 1 में बिहेवियरिज्म कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक होगा कॉग्निटिविज्म एंड देन नेक्स्ट चैप्टर विल बी ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। कॉग्निटिविज्म जब आप देखते हैं तो इसके अंदर हमें रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप्स क्या है, टीचिंग मेथड्स क्या हैं, क्लासरूम एनवायरनमेंट और डिसिप्लिन एंड पावर क्या होता है, ये हम आज कॉग्निटिविज्म के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। लास्ट क्लास में वी हैव डन बिहेवियरिज्म, सो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इफ यू वांट टू वॉच अदर वीडियोस एज वेल। सो यू कैन ज्वाइन दिस चैनल, यू कैन सब्सक्राइब, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस आपको ऐसे देखने को मिलेगी। और आज हम लोग जो करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे कॉग्निटिविज्म को करेंगे। आज हम संज्ञानात्मक जो आपकी लर्निंग है उसको हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉग्निटिविज्म की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आपके व्यवहारवाद की सीमाओं की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा था। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि व्यवहारवादी मानते थे कि हमारा जो भी यहाँ पे बिहेवियर होता है, जो भी हमारा लर्निंग होता है, जो भी बदलाव आता है, वो हमारे एनवायरनमेंट से आता है। ठीक है, व्यवहारवादी किसको मानते थे? व्यवहारवादी जो आपका ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है उस पर ये लोग यकीन करते थे, एक्सटर्नल फैक्टर पे यकीन करते थे, एनवायरनमेंट पे ये फोकस करते थे। लेकिन इसकी सीमाओं के रूप में क्या आया? संज्ञानात्मक जो आपका अधिगम है या जो हम जिसको कॉग्निटिविज्म कहते हैं वो आया। तो इट इमर्ज्ड इन द रिस्पॉन्स टू लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरिज्म। जो इसकी कमियां थी उसको दूर करने के लिए इसको लाया गया। यह सिद्धांत मस्तिष्क को कंप्यूटर और सूचना प्रोसेसर के रूप में देखता है, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो भी हम यहाँ पे सीखते हैं, जो भी हमारी लर्निंग होती है या जो भी हमारा ब्रेन होता है, जो भी हमारा कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, वो प्रोसेसर ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में होती है। यानी ब्रेन को क्या कहा? प्रोसेसर ऑफ इंफॉर्मेशन कॉग्निटिविज्म ने बोला। यानी कि मानसिक प्रक्रियाओं पे फोकस काफ़ी ज़्यादा इस सिद्धांत में किया जाता है, इस लर्निंग पर्सपेक्टिव में किया जाता है। एंड फोकसेस ऑन मेंटल प्रोसेसेस नॉट जस्ट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। जैसे कि व्यवहारवादी जो कहते थे, व्यवहारवादी केवल वो मानते थे जो ऑब्जर्व करने लायक है या जो सामने है। लेकिन ये क्या बात करते हैं? इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस की बात करते हैं कि जो हम सीखते हैं या जो भी हमारा अधिगम होता है वो हमारे आंतरिक प्रक्रियाओं के रूप में होता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम जब बात करते हैं आंतरिक प्रक्रियाएं, तो ये आंतरिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, या फिर आपका संज्ञानात्मक जो अधिगम शैली है या हम जिसको हम संज्ञानवाद बोलते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। पहला होता है ऑब्जर्व करना। यहाँ पे बच्चे ऑब्जर्वेशन ज़्यादा कर रहे हैं। वर्गीकरण करना, जैसे कि प्याजे का आप देखते हैं, प्याजे की जो थ्योरी है वो भी वर्गीकरण की बात करती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा वर्गीकरण करने लगता है। जनरलाइज करना, यानी किसी चीज़ का सामान्यकरण करना। टू मेक सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी है, जो भी यहाँ पे सूचना होती है, उसके बारे में बच्चे अपना एक सेंस लगाते हैं या एक प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं या वो उस चीज़ को प्रोसेस करते हैं। इन चीज़ों की बात बिहेवियरिज्म में नहीं की गई थी। वे बिहेवियरिज्म की अगर हम बात करें तो बिहेवियरिज्म केवल स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात कर रहे थे कि भाई कोई आपके सामने स्टिमुलस है एंड उसके प्रति जो भी आप रिस्पॉन्स करते हैं उसको बार बार, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के प्रति जो बार बार एक दोहराना हुआ या जो रिपीटिशन हुआ या जो हम कनेक्शन बनाते हैं उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। लेकिन जो कॉग्निटिविज्म है वो इस चीज़ को नहीं मानता है। ठीक है, कॉग्निटिविज्म में ये कहा जाता है कि हम अवलोकन करते हैं। एक बच्चा देखता है ध्यान से किसी चीज़ को और फिर वो उससे क्या कर रहा है? सीख रहा है। ठीक है, दूसरा वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण मतलब सेब, आम या केला
जैसे फल है, अब उसके सामने जो फल है इसका एक अलग ग्रुप बन गया, या फिर सब्जियों का अलग ग्रुप बन गया। हर चीज को लेकर के जब हम एक कैटेगराइज करने लगते हैं, जैसे मान लो रंगों को लेकर के उसका वर्गीकरण है, तो ये वर्गीकरण करना क्या है, हमारा मेंटल प्रोसेस है। तीसरा आता है सामान्यीकरण करना, यानी बच्चा यह समझता है कि अगर एक बार बारिश में भीगने से सर्दी हो गई है तो अगली बार भी ऐसा हो सकता है। इस चीज को जनरलाइज कर दिया। जनरलाइजेशन का संबंध हमारे रूल से भी होता है, इसका संबंध हमारी थियरी से होता है कि हम जो भी चीज सीखते हैं या जो भी थियरी हमने जो भी रूल सीखा उसको हम लागू कर देते हैं। जनरलाइज करना यानी किसी चीज को लागू करना, उसको सिद्ध मान लेना। ठीक है, अगला आता है इसमें, इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो आपके पेपर में सीधा जहां से प्रश्न बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कॉग्निटिविज्म के या संज्ञानात्मक जो आपका लर्निंग है, संज्ञानवाद है, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो ध्यान रखना है। तो पहला विशेषता क्या है यहाँ पे कि लर्निंग इज एन इंटरनल प्रोसेस। जो हमारी अधिगम होता है वो क्या होता है, हमारा इंटरनल होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि अधिग्रहण जो है, जो भी हम सीख रहे हैं या जो भी हम लर्न कर रहे हैं वो बाहरी उत्तेजनाओं से नहीं बल्कि आंतरिक मानसिक गतिविधियों से होता है। तो ये आंतरिक मानसिक गतिविधियां याद रखिएगा कि जो लर्निंग है वो कैसा है, इंटरनल है। और एक्सटर्नल की बात कौन करते थे, एक्सटर्नल की बात करते थे बिहेवियरिज्म के अंदर। ठीक है, लर्नर्स आर नॉट ब्लैंक स्लेट। अब व्यवहारवादी क्या बोलते थे, व्यवहारवादी बोलते थे कि भाई लर्नर जो होते हैं वो ब्लैंक स्लेट है जिसपे आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो जैसे टेबुलर ऐसा कहा जाता है जिसको, ठीक है, जो जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट था, तो ये व्यवहारवादी बोलते हैं। लेकिन जो कॉग्निटिविज्म है वो इस चीज में नहीं बिलीव करता कि बच्चे कोरी स्लेट नहीं है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से करते हैं। फिर है नया ज्ञान पहले से ज्ञान से जुड़ता है और उसके आधार पर निर्मित होता है। ये कहते हैं कि जो नॉलेज है वो पुराने ज्ञान से कनेक्ट होकर के नया ज्ञान हमारा बनता है। फिर फोकस ऑन हाउ लर्नर्स थिंक, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। बच्चे कैसे सीख रहे हैं, बच्चे कैसे सोच रहे हैं, इस पे फोकस यहाँ पे कॉग्निटिविज्म में किया जाता है। स्कीमा निर्माण पे फोकस किया जाता है। अब स्कीमा इंफॉर्मेशन क्या है आपका, स्कीमा मतलब किसी भी चीज के बारे में जो आपका एक नॉलेज है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन आवर माइंड इज कॉल्ड स्कीमा। एंड स्कीमा के बाद हम क्या बनाते हैं, किसी चीज का संप्रत्यय बनाते हैं। तो यहाँ पे याद रखना कि संप्रत्यय बनाने पे या अवधारणा बनाने पे जोर दिया जाता है। विद्यार्थी यहाँ पे कैसा है, एक्टिव है। तो लर्नर्स आर एक्टिव एंड दे कंस्ट्रक्ट नॉलेज। बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब देखो एक चीज याद रखना कि कॉग्निटिविज्म में भी ज्ञान के निर्माण पे या फिर नॉलेज कंस्ट्रक्शन पे फोकस किया गया है। इसके साथ साथ जो आप संरचनावाद देखते हैं या कंस्ट्रक्टिविज्म देखते हैं उसमें भी ज्ञान का निर्माण किया जाता है। दोनों में ज्ञान का निर्माण किया जाता है, लेकिन इसके अंदर बच्चे अपने नॉलेज को खुद क्रिएट कर रहा है। बच्चा यहाँ एक्टिव है, लिटिल साइंटिस्ट यहाँ बच्चों को माना जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म में सोशल का ज्यादा रोल है। कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चा समाज में, समूह में ज्यादा सीख रहा है, वो सोशली ज्यादा सीख रहा है। ये डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन ज्ञान का निर्माण यहाँ पे भी बच्चे करते हैं। फिर यहाँ पे परसेप्शन हो गया, अटेंशन हो गया, मेमोरी, रीजनिंग, ये सारी प्रक्रियाओं का जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं इसका प्रयोग यहाँ किया जाता है। और न्यू नॉलेज बिल्ड्स अपॉन प्रायर नॉलेज। पुराने ज्ञान पे नया ज्ञान यहाँ पे निर्मित होता है। सेम चीज कंस्ट्रक्टिविज्म में भी होती है, जो हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। एक बेसिक डिफरेंस हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में ज्ञान का निर्माण बच्चे कर रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म में सोशल का ज्यादा रोल वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा था शिक्षक की भूमिका। आपके इसमें दिया हुआ है कि शिक्षक की भूमिका, छात्रों की भूमिका क्या होती है, जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। तो शिक्षक बेसिकली यहाँ पे फैसिलिटेटर माना जाता है। बिहेवियरिज्म में शिक्षक फैसिलिटेटर नहीं था, वहां पे शिक्षक का मेन रोल था। वहां पे शिक्षक बहुत एक्टिव था। यहाँ पे शिक्षक जो है बेसिकली क्या कर रहा है, एक सुगमकर्ता का रोल प्ले कर रहा है या फिर फैसिलिटेटर है, यानी कि वो मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करता है, बच्चों को हेल्प करता है, बच्चों को न्यू इन्फॉर्मेशन को, नए ज्ञान को जोड़ने में हेल्प करता है। और जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको स्ट्रक्चर वे में मीनिंगफुली प्रस्तुत करने का काम शिक्षक का होता है। और बच्चों की सोचने की क्षमता को शिक्षक सक्रिय करता है। तो बेसिकली शिक्षक का काम यहाँ पे क्या है, गाइडेंस देना। फैसिलिटेटर का रोल यहाँ पे हो जाता है कॉग्निटिविज्म के अंदर। फिर आता है रोल ऑफ लर्नर।
अगर हम बच्चों की ज्ञान बात करें तो लर्नर का रोल क्या है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान के निर्माता है। याद रखना कि बच्चे नॉलेज को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नॉलेज को बच्चे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। दूसरा है यूजेस मेमोरी, अटेंशन एंड रीजनिंग। बच्चों का काम क्या है यहाँ पे, मेमोरी, अटेंशन, रीजनिंग यूज करना और अपने अनुभवों के आधार पर नई जानकारी से अर्थ को निकालना। तो वही चीज है कि खुद के बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस चिल्ड्रन मेक न्यू नॉलेज, दे क्रिएट न्यू नॉलेज। सेम चीज कंस्ट्रक्टिविज्म में भी है, लेकिन यहाँ पे बच्चे जैसे पियाजे की थ्योरी में कहते हैं कि एक्टिव कंस्ट्रक्टर है, बच्चे खुद अपने एनवायरनमेंट से प्रतिक्रिया करके वहां पे वो अपने ज्ञान को निर्माण करते हैं। इंटरनल प्रोसेस वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगला आता है हमारा डिसिप्लिन, पावर और क्लासरूम एनवायरनमेंट किस तरीके का होता है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अगर हम क्लासरूम के एनवायरनमेंट की बात करें, कक्षा का वातावरण संज्ञानात्मक शिक्षण के अंतर्गत या संज्ञानवाद के अंतर्गत क्या होगा, तो अ कॉग्निटिवली डिजाइंड क्लासरूम एनकरेजेस लर्नर्स टू थिंक, क्वेश्चन, रिफ्लेक्ट एंड कोलैबोरेट। अब ये 4 चीजें हैं जो याद रखनी है कि बच्चे पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दे आर थिंकिंग, दे आर कोलैबोरेटिंग, दे आर वेरी एक्टिव। तो वो यहाँ पे सोच पा रहे हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन कर पा रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं या कोलैबोरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी एनवायरनमेंट उनका बन रहा है वो सेफ है, बहुत इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बच्चे यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो इंक्लूसिव है, कक्षा का वातावरण कैसा है, ऐसा है जो सेफ है, इंक्लूसिव है, सुरक्षित है, समावेशी है। टीचर क्या कर रहा है यहाँ पे कक्षा में, विजुअल एड का ज़्यादा यूज़ करता है, स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ को यूज़ करेगा और मीनिंगफुल जो भी लर्निंग स्पेस है उसको टीचर यहाँ पे करता है। मतलब जो भी अधिगम हो रहा है अर्थपूर्ण हो रहा है, बच्चे खुद नॉलेज को बना रहे हैं, जैसे डिस्कवरी करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, ये सारी विधियाँ इसमें आती हैं। लेकिन टीचर का बेसिक काम है कि बच्चों को वो इन्फॉर्मेशन या वो मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना। लर्नर्स फील रिस्पेक्टेड, बच्चे बेसिकली इमोशनली बहुत अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड यहाँ फील करते हैं, क्योंकि यहाँ कोलैबोरेशन ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इससे जो अगर हम क्लासरूम के एनवायरनमेंट की बात करें तो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होता है, लेकिन बहुत बच्चे वहाँ पे फ्री फील करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिसिप्लिन की हम बात करें तो कॉग्निटिविज्म एम्फसाइजेस सेल्फ डिसिप्लिन। कॉग्निटिविज्म किस पे फोकस करता है, सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस करता है, बच्चे खुद से डिसिप्लिन में यहाँ पे रहें। इंटरनल कंट्रोल पे फोकस किया जाता है बहुत ज्यादा, रादर देन इम्पोज्ड रूल्स। तो यहाँ पे बच्चों में जो भी कंट्रोल किया जा रहा है या जो भी डिसिप्लिन है, यानी कंट्रोलिंग जो चीजें हैं वो एक्सटर्नल नहीं है, वो इंटरनल है। बिहेवियरिज्म में क्या था कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट था ना, रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात कहाँ की जाती है, बिहेवियरिज्म में की जाती है कि काम अच्छा करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं करेंगे तो हम वहाँ पे दंड सजा भी देते हैं। तो यहाँ पे दंड सजा वाली बातें नहीं हो रही है, यहाँ पे बेसिकली इंटरनल कंट्रोल की बात हो रही है कि बच्चे खुद से एनकरेज्ड होते हैं, खुद से ही आंतरिक नियंत्रण करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो अनुशासन ऐसा नहीं है कि टीचर ने इम्पोज कर दिया या टीचर उनको जबरदस्ती जो है व्यवहार को बदल रहा है। यहाँ बेसिकली बच्चे सोच समझ के निर्णय ले रहे हैं और आंतरिक कंट्रोल है उनके अंदर। टीचर्स क्रिएट डिसिप्लिन बाय प्रमोटिंग रीजनिंग। अब टीचर डिसिप्लिन क्रिएट करता है, कैसे करता है, रीजनिंग को प्रमोट करेगा। बच्चे यहाँ पे रीजन लगाएंगे, एम्पैथी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट। तो यहाँ पनिशमेंट नहीं है, शिक्षक बेसिकली दंड के स्थान पर तर्क या फिर जिम्मेदारी के माध्यम से जो भी डिसिप्लिन है उसको स्थापित करते हैं। डिसिप्लिन बिकम्स द पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, नॉट सेपरेट। डिसिप्लिन ऐसा नहीं अलग है, ये लर्निंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। अधिग्रहण जो अनुशासन जो है वो इस लर्निंग प्रक्रिया का हिस्सा होता है कॉग्निटिविज्म में। मतलब जो भी बच्चे सीख रहे हैं, कोलैबोरेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रीजनिंग है, तर्क लगाना या जो भी मेंटल प्रोसेसेस बच्चे यूज कर रहे हैं वो इंटरनल हो जाता है, आंतरिक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पावर। तो पावर बेसिकली क्या है, टीचर के ऊपर नहीं है। बिहेवियरिज्म में क्या था, पावर शिक्षक के हाथ में था। बिहेवियरिज्म की अगर हम बात करें तो पावर वहां पे कैसा था, जो टीचर के हाथ में, मतलब टीचर के पास इतनी पावर थी कि वो बच्चों के व्यवहार को बदल रहा है या वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को सेट कर रहा है। टीचर जो भी परिस्थिति है उसको टीचर बना रहा था, यहाँ पे भी परिस्थितियां बना रहा है लेकिन मीनिंगफुल है। तो यहाँ पे जो भी हमारा कॉग्निटिव क्लासरूम में पावर है वो शेयर्ड होता है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स थ्रू डायलॉग,
यहाँ डायलॉग है, नेगोशिएशन हो रहा है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, दोनों के बीच संवाद है, समझौता है, आपसी सम्मान है। इंस्टेड ऑफ अथॉरिटेरियन नहीं है, अथॉरिटी नहीं है यहाँ टीचर के हाथ में कि मैं सब करूंगा या मैं सब करूंगी। यहाँ पे टीचर गाइड ज्यादा कर रहा है, फैसिलिटेटर है ना। तो बच्चों को रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में या इन्फॉर्म्ड चॉइसेस को लेने में वो हेल्प कर रहा है, ठीक है। दिस अप्रोच फोस्टर्स ऑटोनॉमी, बच्चों के अंदर ऑटोनॉमी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ रेगुलेशन लाने का काम यहाँ टीचर करता है कॉग्निटिविज्म के अंदर। और यही यहाँ पे शक्ति जो होती है वो टीचर के हाथ में नहीं है पूरी, या जो डिसिप्लिन हो रहा है वो इस तरीके का हो रहा है जहाँ बच्चे ऑटोनॉमी सीख रहे हैं, स्वायत्तता है, जिम्मेदारी है, इस चीज़ों को सीख रहे हैं, खुद से करने की एक जो चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यहाँ आ रही है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना है। देखो, जब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत पर आधारित कुछ शिक्षण विधियां, यानी ये आपकी कुछ टीचिंग मेथड्स हैं जो कॉग्निटिविज्म को फोकस करती है, मानव मस्तिष्क की जानकारी को संसाधित करने की प्रक्रिया में कुछ शिक्षण विधियां होती हैं जो आपका इस सिद्धांत से रिलेटेड है, वो याद रखना है। पहला है संज्ञानात्मक शिष्यवृत्ति, जिसको हम कॉग्निटिव अपेरेंटियरशिप बोलते हैं, और ये बहुत अभी रिसेंट आपके सीटेट एग्जाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा ये पूछा गया प्रश्न है। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं इस विधि में, तो इस विधि में शिक्षक विशेषज्ञ की भूमिका निभाते हुए छात्रों को वास्तविक कार्यों के माध्यम से ज्ञान और कौशल सिखाते हैं। तो यहाँ बेसिकली कॉग्निटिवली बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या हमारे चरण होते हैं, देखो, पहला है मॉडलिंग करना। मतलब मॉडलिंग का मतलब क्या है कि शिक्षक कार्यों को प्रदर्शित करते हैं जिससे छात्र प्रक्रिया को समझ सके, यानी बच्चे शिक्षक को देख करके सीख रहे हैं। जो भी टीचर यहाँ प्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है, बच्चे उसको सीख रहे हैं अनुकरण करके। दूसरा होता है कोचिंग करना, यानी छात्रों को कार्य करते हुए शिक्षक मार्गदर्शन दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, तो कोचिंग कर रहा है। तीसरा है आर्टिकुलेशन, मतलब छात्र अपने विचारों और रणनीतियों को आर्टिकुलेट कर रहे हैं, स्पष्ट करते हैं, वो ये देखते हैं कि वो कैसे सीख रहे हैं। फिर रिफ्लेक्शन करना, छात्र अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन कर रहे हैं। और लास्ट में होता है एक्सप्लोर करना, तो स्वतंत्र रूप से जब बच्चे समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, किसी नई जानकारी को बना रहे हैं, नया नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं खुद से, ये सारे प्रोसेस हमारा कॉग्निटिविज्म में आता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कॉग्निटिव अपेरेंटियरशिप किससे रिलेटेड है, इसके अंदर क्या क्या हमारे चरण होते हैं। तो मॉडलिंग, कोचिंग, आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन, एक्सप्लोरेशन, ये 5 हमारे चरण है इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है, और ये सारे ही आपके संज्ञानात्मक में आता है। दूसरा आता है आपका रेसिप्रोकल टीचिंग, ये आपका वाइगोत्स्की के थ्योरी से आया है। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है, जहाँ पे छात्रों और शिक्षक के बीच संवाद होता है और इसमें 4 रणनीतियां शामिल होती है। ये बेसिकली ग्रुप में किया जाता है और ये लेसन के आधार पे होता है, ये टेक्स्ट बेस्ड होता है। मतलब यहाँ पे किसी भी पाठ को पढ़ाया जाता है, ग्रुप में बच्चे हैं, टीचर है। तो मान लो एक ग्रुप बन गया यहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर है, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे वहाँ पे कि किसी भी पाठ का समरी करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या आता है कि किसी भी पाठ को समराइज करना, पाठ का विवरण प्रस्तुत करता है टीचर, ठीक है। तो रीडिंग बेस्ड है, वो होता है ये कि कोई भी चीज़ है उसको समरी बनाना। अब ग्रुप में बच्चे बैठे हैं, एक टीचर के पास कोई मान लो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कोई टेक्स्ट है, तो इसको यहाँ पे किसी भी पैराग्राफ में उसको समराइज करते हैं यहाँ पे। दूसरा होता है क्वेश्चन पूछना, तो पाठ से संबंधित प्रश्नों को तैयार किया जाता है। फिर यहाँ पे स्पष्टीकरण किया जाता है, यानी जो भी बच्चों को उसमें समझ नहीं आया है उसको स्पष्ट किया जाना। और फिर लास्ट में आता है पूर्वानुमान लगाना, आगे क्या होगा, कैसे होगा, तो प्रिडिक्ट करना यहाँ पे होता है, ठीक है। तो बहुत इजी है। रेसिप्रोकल टीचिंग के हमारे चरण क्या है, जहाँ पे छात्र और शिक्षक ग्रुप में काम कर रहे हैं और यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट के ऊपर बात की जाती है। शिक्षक कोई भी टेक्स्ट को दिखाता है, बच्चे उसको पढ़ते हैं, समराइज कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्नों को बना रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर वहाँ पे स्पष्ट कर रहा है टीचर, उनको समझा रहा है, बच्चे आपस में एक दूसरे को समझा रहे हैं, और फिर वहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यानी पूर्वानुमान लगाते हैं कि इसके बाद क्या होगा, या उस ओवरऑल जो लिखा हुआ है उसको समझते हैं। फिर आता है आपका एनकोड इंस्ट्रक्शन। एनकोड इंस्ट्रक्शन भी आपका कॉग्निटिविज्म की विधि है, और इस विधि में वास्तविक जीवन की समस्याओं या परिदृश्यों का उपयोग करके, जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसका उपयोग करके छात्रों को ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह विधि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इंटरैक्टिव सामग्री के माध्यम से सीखने में सहायता करती है, यानी इंटरैक्टिव लर्निंग जो है, इंटरैक्टिव जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ किया जाता है।
जो जीवन की समस्या है, कोई भी आपका सिचुएशन है, उसको उपयोग करके छात्रों को यहाँ पे प्रेरित किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं एनकोड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे तीसरा इंक्वायरी लर्निंग, यानी अन्वेषणात्मक अधिगम, खोज अधिगम से रिलेटेड है ये, है ना। तो यह विधि छात्रों को समस्या की खोज करने, किसी भी हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना हाइपोथेसिस को बनाने, परीक्षण करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। तो ये आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को प्रमोट करता है। जो आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, जैसे कि एनालिसिस करना, सिंथेसिस करना, इवैल्यूएशन करना, ये तीनों कौशल यहाँ पे विकसित होते हैं खोज विधि से। इसको अन्वेषण विधि भी कहते हैं। इसमें देखो 4 चीजें होती हैं, ठीक है। चरण कौन कौन से हैं, चरण ध्यान रखना है। पहला चरण है इसमें कि पजलमेंट, यानी समस्या को प्रस्तुत करना, पहला पजलमेंट हुआ। फिर बच्चे परिकल्पना बना रहे हैं, यानी उसका जो संभावित जो समाधान होगा। परिकल्पना का मतलब होता है कि किसी भी समस्या का संभावित परिणाम क्या होगा, यानी कि आपके टेम्परेरी सॉल्यूशंस जो आप यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे उससे रिलेटेड परिकल्पना बनाते हैं, ऐसे आपके टेम्परेरी सॉल्यूशन जो अभी आपने जिनको टेस्ट नहीं किया है, तो हम उस समस्या से संबंधित कुछ परिकल्पनाओं को बनाते हैं। फिर उसके बाद आप जानकारी को गैदर करेंगे, अब उसके समाधान के लिए जानकारी को एकत्रित करेंगे। फिर वहां पे विश्लेषण करते हैं, यानी कि जानकारी का विश्लेषण करना, यानी टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है। जब हम किसी भी समस्या को टुकड़ों में या फिर पार्ट्स में तोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस करना। समस्या को पार्ट्स में तोड़ करके विश्लेषण करते हैं, देखते हैं कि क्या है उस समस्या के अंदर। फिर उसके बाद लास्ट में टेस्ट करते हैं, जो भी आपने परिकल्पना बनाई थी उस परिकल्पना की जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि ये परिकल्पना सही है या नहीं है। इस विधि में बच्चे क्या कर रहे हैं, अन्वेषण करके सीख रहे हैं, ठीक है, खोज करके सीख रहे हैं। जैसे मान लो एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि क्या हवा में भार होती है। अब हवा में भार है कि नहीं है, मान लो ये एक एक्सपेरिमेंट, ये एक क्वेश्चन है या एक समस्या है कि हवा में भार है या नहीं है। अब बच्चे के सामने समस्या आ गई, बच्चे अब क्या करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे। कोई कहेंगे हाँ होती है, कोई कहेंगे नहीं हवा में भार नहीं होती, ठीक है। 2 परिकल्पनाएं बन गई यहाँ पे, हाँ नहीं, हाँ नहीं। अब इसके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। कोई मान लो कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ एकत्रित करेंगे जानकारी, या पढ़ेंगे, थ्योरी देखेंगे, कुछ भी यहाँ पे जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। फिर विश्लेषण करेंगे, हो सकता है उसको विश्लेषण करें, उसको देखें, उसके बारे में जाने। फिर उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। मान लो 2 बलून लेके आ गए और उसको भार उसका चेक कर रहे हैं कि हवा में भार है कि नहीं है। एक खाली ले आए बलून और एक हवा में भरा हुआ बलून लेके आ गए, तो उसको आप बेसिकली परिकल्पना को टेस्ट किया जा रहा है ना कि हवा में भार है या नहीं है। इस प्रोसेस में बच्चे सीखते हैं, ठीक है। तो ये अन्वेषण से सीखना हुआ, जो कॉग्निटिविज्म अप्रोच का इंपॉर्टेंट विधि है। फिर आता है आपका डिस्कवरी लर्निंग। स्वतंत्र रूप से ज्ञान की खोज यहाँ पे की जाती है डिस्कवरी में, ठीक है। तो डिस्कवरी में जो विधि है ये भी आपका कॉग्निटिविज्म में आता है। फिर आता है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, यानी वास्तविक जीवन की समस्या प्रस्तुत की जाती है। और फिर यहाँ पे बच्चे जो हैं स्वनिर्देशित तरीके से समस्या समाधान करते हैं। तो समस्या समाधान करना, डिस्कवरी करना, इंक्वायरी करना, ये सब हमारी विधियां हैं कॉग्निटिविज्म में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो आपके कॉग्निटिविज्म में पूछी जाती हैं, ठीक है। कीवर्ड्स हैं, आप जस्ट कीवर्ड्स इनके याद रखो। जैसे पहला कीवर्ड आ जाएगा आपके पेपर में, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाएगा। जैसे पहला है स्कीमा, तो स्कीमा किससे रिलेटेड है, आपके कॉग्निटिविज्म से रिलेटेड है। जो स्कीमा क्या होता है, मेंटल स्ट्रक्चर होता है, ज्ञान, हमारे ज्ञान की संरचना, मतलब किसी भी चीज का जो नॉलेज है, जो भी चीज आप दुनिया के बारे में, जो भी आपकी एक समझ बन चुकी है या जो भी आपका ज्ञान है, वो स्कीमा है आपका। फिर आपका दूसरा आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सूचना प्रसंस्करण क्या है, ये भी आपका मस्तिष्क से रिलेटेड है कि किस तरह से आप सूचना को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा आता है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, ये भी आपका इससे रिलेटेड है। चौथा आता है मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन का मतलब होता है कि अपने सेल्फ, अपने खुद के कॉग्निशन पे विचार करना, थिंकिंग अबाउट ओन थिंकिंग, मतलब आप खुद की जब सोच पर विचार करते हैं, तो ये भी आपका कॉग्निटिविज्म में आता है। फिर आपका आता है मीनिंगफुल लर्निंग करना। छठा है आपका स्कैप फोल्डिंग, सहारा, या फिर इसको हम ढांचा बोलते हैं, सहायता भी बोलते हैं, जो वाइगोत्स्की से आया। तो यहाँ पे स्कैप फोल्डिंग भी दिया जाता है, टेम्परेरी सपोर्ट दिया जाता है बच्चों को सीखने के लिए। फिर आपका आता है मेंटल रिप्रेजेंटेशन, बच्चे हर चीज का एक मेंटल इमेज बनाते हैं, हर चीज का कॉन्सेप्ट है, हर चीज का एक मेंटल इमेज अब बन चुका है हमारे माइंड में। फिर आता है डिस्कवरी लर्निंग आपका 8 नंबर पे, खोज आधारित अधिगम, एक्सप्लोर करना, ठीक है। फिर आता है चंकिंग, मतलब किसी भी चीज को टुकड़ों में पढ़ना। टुकड़ों में जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं या किसी टुकड़ों में बांट करके कोई चीज पढ़ रहे हैं,
ये भी आपका क्या है, चंकिंग होता है, जो कॉग्निटिव प्रोसेस है। फिर एनकोड करना होता है किसी चीज़ को, यानी कन्वर्ट करना इन्फॉर्मेशन को मेमोरी में। फिर रिट्राइवल करना, यानी जो भी आपने आपके दिमाग में जो भी स्टोर मेमोरी है उसको वापस से अवेयरनेस पे लाना या वापस से उसके बारे में सोचना। फिर आप रिहर्सल करते हैं, यानी उस इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट करना, यानी उसको रिहर्स करना यहाँ पे आता है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके कॉग्निटिविज्म में आते हैं और ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। फिर देखो लास्ट में अभी हम एक फटाफट से इसको 5 मिनट में इसको खत्म करेंगे। अभी जो हमने देखा उसको बेसिक में यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। देखो कॉग्निटिविज्म का मुख्य फोकस किस पे था, लर्निंग एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यानी अधिगम कैसा होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रक्रिया होती है। नेचर ऑफ लर्निंग क्या होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल है। नेचर ऑफ लर्निंग क्या है कि ये यहाँ पे बच्चे खुद से इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से किसी भी ज्ञान को निर्माण करते हैं। नॉलेज कैसे बनाया जा रहा है, नॉलेज को प्री एग्जिस्टिंग बोला जाता है कि नॉलेज पहले से है और उसमें आपका जो सीखने की क्षमता है वो आप लेकर के आते हैं। ब्लैंक स्लेट यहाँ पे कोई नहीं होता है, और हम अपने सीखने की क्षमता को लेकर के जब आते हैं उससे हम सीखते हैं। रोल ऑफ लर्नर यहाँ पे क्या है, प्रोसेसर ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी रोल ऑफ लर्नर पूछा जाएगा तो एक्टिव होता है यहाँ पे बहुत, ठीक है। रोल ऑफ टीचर क्या है, यहाँ पे टीचर ऑर्गेनाइजर हो सकता है, फैसिलिटेटर हो सकता है। टीचिंग मेथड हमने डिस्कस किया, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट हो गया। व्यू ऑफ माइंड, माइंड कैसा है यहाँ पे, कंप्यूटर की तरह यहाँ पे माइंड को माना जाता है। मेजर थ्योरिस्ट इसमें कौन कौन हो गए, प्याजे हैं, ब्रूनर है, ऑसुबेल है, गैगने हैं। ये सारे जो हैं कॉग्निटिविज्म के मुख्य थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने कॉग्निटिविज्म को सपोर्ट किया। एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट को स्टिमुलेटिंग होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। और असेसमेंट यहाँ पे कैसा है, असेसमेंट में हम डेमोन्स्ट्रेशन पे फोकस करते हैं, और असेसमेंट में हम यहाँ पे रिवॉर्ड पनिशमेंट की जगह डेमोन्स्ट्रेशन पे फोकस करेंगे, रिवॉर्ड पनिशमेंट पे फोकस ना करके मूल्यांकन कैसा है जो बच्चों की कॉग्निटिव प्रक्रियाओं को बढ़ावा दे। तो ये हमने आज कॉग्निटिविज्म को फोकस किया। आई होप कि आज की इस क्लास में कॉग्निटिविज्म क्लियर हो गया होगा, रोल ऑफ टीचर, लर्नर, क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म डिस्कस करेंगे, और कंस्ट्रक्टिविज्म जब हम करेंगे तो हम तीनों जो हमारे अभी तक के जो ये लर्निंग के जो आपके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग है, ऑन लर्निंग है, तीनों को हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीडियो में, ताकि आपको क्लैरिटी एक हो जाए, एक आइडिया लग जाए कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं अगली क्लास में जहाँ पे हम इसको सम अप करेंगे इस टॉपिक को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इनकेस कोई फीडबैक है, एनीथिंग इफ यू वांट टू गिव मी, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर वीडियोज़। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।